नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। कल का जो चैप्टर था वो हमने कल क्लास में कंप्लीट कर लिया था। एक बिंदु से निकलने वाली वर्त कोण की और रेखाओं की बात थी जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे का जो चैप्टर है इस क्लास में शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वर्त। इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। अब बात करें वर्त की तो वर्त क्या होता है। एक आपको सीधा सीधा उदाहरण कि एक गोल, जैसे कि कोई सी भी गोल चीज मान लो, जैसे रेलगाड़ी का पहिया है, चूड़ी है, कुछ भी जिसकी आकृति का जो मुख है वो क्या हो, गोल हो। ध्यान, वैसे परिभाषा में क्या हो सकता है, देखो जो वर्त वह बंद आकृति है। बंद का मतलब गोल है, इसका मतलब वो आकृति पूर्णतः बंद है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। देखो, इस परिभाषा को इस चित्र से समझो। ये एक गोल आकृति है और इसके जो ये बिंदु है, इस बिंदु को बोला जाता है केंद्र। ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखें। इस सेंटर वाला जो पॉइंट बिंदु है, इस बिंदु को बोला जाता है केंद्र। और इसको प्रदर्शित किया जाता है, वो लगभग ओ से ही प्रदर्शित किया जाता है। ये मैथ की जब से शुरुआत हुई है कहानी, वहीं से यही मानते हैं कि केंद्र है और केंद्र का जो मूल बिंदु है उसको किस नाम से अंकित किया जाता है, ओ से। अब इस केंद्र से लेकर के वर्त तक कोई सी भी एक रेखा, जैसे इधर खींची हो, चाहे यहाँ खींच दो, चाहे यहाँ किधर भी खींचो, इस वर्त से और इस गोले की जो ये ज्यामिति है, इस सर्किल तक टच होने की जो आकृति होती है, इसको आर नाम से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। अब देखो, इस त्रिज्या को जब आगे और बढ़ाया जाए, कहने का मतलब कि जैसे मूल बिंदु से यहां तक सर्कुलेशन किया और इसको टच करवा दिया, अगर इसको मैं यहां से वापस और टच करा दूं, तो यानी कि इस मूल बिंदु से होकर के पूरी की पूरी कंप्लीट रेखा खींच दी जाए, तो ये रेखा क्या होती है, यहाँ भी त्रिज्या है और आपको पता है कि यहाँ भी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी डबल त्रिज्या हो गई। त्रिज्या और त्रिज्या क्या हो गई, दो त्रिज्या हो गई। और इन दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर के एक नाम दे दिया जाता है और वो नाम क्या होता है मित्रों, व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। यानी दोनों त्रिज्याओं को आपस में मिलाने के बाद में क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। और इसीलिए है कि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी व्यास के अंदर आप दो का भाग लगा देते हो, आधी कर देते हो, तो किसका मान आ जाता है, त्रिज्या का मान आ जाता है। ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये हुई। अब थ्योरी में देख लो। अन्य शब्दों में वर्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी हुई निश्चित दूरी पर होते हैं। आपको ये थ्योरी याद नहीं करनी है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे आपको, जो मैं नोट करवाता जाऊंगा। उन बिंदुओं को याद रखना, उन्हीं बिंदुओं के हिसाब से इस प्रश्नावली के वो जो प्रश्न है वो कंप्लीट होंगे। जैसे पिछले वाले चैप्टर में उस थ्योरी के हिसाब से ही प्रश्न आए थे, और वही एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो उस समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी हुई निश्चित दूरी पर होते हैं। ये मैंने आपको सर्किल में बता दिया है, यानी इस गोले के अंदर, डायग्राम के अंदर प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को उस वर्त की क्या कहा जाता है, आर यानी त्रिज्या कहा जाता है। और वर्त का केंद्र इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको केवल थ्योरी में लिखा हुआ है। फिर बात होती है, ये तो हो गई वर्त की बात। उसके बाद में आता है एक नया पॉइंट, वर्त की ज्यामिति परिभाषा है, यानी वर्त की अलग परिभाषा। ये बेसिक हो गई परिभाषा। अब इसी की परिभाषा ज्यामिति रूप में, और वो क्या है, किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर रहते हुए उसी समतल में गमन करने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, एक वर्त कहलाता है। कहने का मतलब इस केंद्र से और इस कोण को, ये जो मिलाने वाली रेखा है,
इस रेखा के समकक्ष एक पूरी गोल आकृति क्या हो जाती है, बिंदु पथ का मतलब पूरी की पूरी गोल आकृति क्या हो जाती है, वर्त कहलाता है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो वर्त के उदाहरण। अब वही बात हो गई कि वर्त की बात कही थी, ये तो परिभाषा हुई। उदाहरण मतलब जैसे बैलगाड़ी का या किसी वाहन का पहिया, वह क्या है, वर्त है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय का सूरज, वो भी क्या हो गया, एक वर्त है। पूर्णिमा का चंद्रमा, ये भी एक वर्त है। चूड़ियां, रुपयों का सिक्का, थाली, कटोरी, गिलास आदि बर्तनों के पेंदे, ये क्या हो गए, सारे के सारे वर्त हो गए। अब देखो वर्त हमारा चैप्टर है, इसलिए ये चीजें हमें पढ़नी है। और ध्यान रखें, इन थ्योरी के अंदर ही आपको ये बातें जानने को मिलेगी और वह उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के हिसाब से इस प्रश्नावली को सोल्व किया जा सकता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला है वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र यानी वर्त के अंदर जो जो भी चीज दी गई है आपको गोल आकृति, उसका सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु, वो क्या होता है, वर्त का केंद्र। किसी तल पर लिया गया वह निश्चित बिंदु जहां से वर्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है। कहने का मतलब बीच वाले पॉइंट से आप जिधर भी रेखा खींचे, उस गोले पर जहां भी टच करेगी वो समान दूरी पर होगी, वर्त का केंद्र कहलाता है। दिए गए चित्र में वो वर्त का क्या है, केंद्र है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या को छोटे r से प्रदर्शित किया जाता है। वर्त पर स्थित किसी बिंदु वर्त के केंद्र से दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी इस मूल बिंदु से लेकर के जहां भी, यहाँ टच हो तो यहाँ, यहाँ हो तो यहाँ, ये क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या के लिए संकेत छोटा स्मॉल r का प्रयोग करते हैं। अब बात होती है वर्त के व्यास की। मैंने आपको बता दी ये चीजें। वर्त का व्यास यानी त्रिज्या और उसकी आगे की जो लाइन है वापस वर्त को टच करे, वो त्रिज्या और त्रिज्या का क्या हो जाती है, डबल रूप हो जाती है। और दोनों त्रिज्याओं को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। वह रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वर्त पर स्थित हो, वर्त का व्यास कहलाती है। दोनों सिरे मतलब यानी ये वाला सिरा और ये वाला सिरा क्या हो, वर्त के टच हो और मूल बिंदु से होकर गुजरता हुआ निकले, ये क्या हो गया, वर्त का व्यास हो गया। अब जरूरी नहीं है इसी प्रकार हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ चित्र ए बी वर्त का व्यास है। वर्त का केंद्र व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी वर्त को बराबर दो टुकड़ों में क्या कर देता है, बांट देता है। कौन, वर्त का व्यास। ठीक है, चलो आगे फिर, आगे क्या है देखो, इसके बाद में है वर्त की परिधि। क्या है मित्रों, वर्त की परिधि। अब ये देखो वर्त की परिधि की बात करें तो यानी कि जो मूल बिंदु है उसके सर्कुलेशन के हिसाब से पूरी की पूरी गोल आकृति है, वो क्या हो गई, वर्त की परिधि हो गई। वर्त का परिमाप या वर्त की परिमिति कुछ भी बोल सकते हो। वर्त का परिमाप बोलो, चाहे परिधि बोलो, चाहे परिमिति बोलो, एक ही वर्ड है, ये ध्यान रखें। या वर्त के एक चक्कर या एक घेरे की लंबाई को वर्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे ये गोला है, इसकी यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, वर्त की परिधि या परिमाप, कुछ भी बोलो। तथा इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, और वो सूत्र क्या है, वर्त की परिधि होती है मित्रों 2πr। अब पाई का मान ये निश्चित है, आपको पता होगा 22/7, और भाग लगाते हो तो 3.14 इस हिसाब से चलता जाता है। ठीक है, जो भी यूज करना हो, लेकिन ध्यान रखिए जिस प्रश्न में आपको पाई का मान दिया जाए, जैसे आपको देखना कभी कभी प्रश्न के एंड में ऐसे मिलता है कि पाई बराबर 22/7, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि पाई का इस्तेमाल 22/7 रूप में ही करना है। अगर इस रूप में करते हो तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, इसलिए ये साथ में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो वर्त की परिधि 2πr, पाई का मान क्या होता है 22/7, तथा r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, ये हम बात कर चुके हैं। और ध्यान रखें त्रिज्या आपको लगभग नहीं दी जाती है, आपको क्या दिया जाता है वर्त के अंदर,
जब इस प्रश्नावली से प्रश्न आएगा तो आपको व्यास मिलेगा, जीवा मिलेगी। अब जीवा क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। और लघु वर्तखंड क्या होता है ये इसी के आगे के भाग हैं। धीरे धीरे जब क्लियर करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और वर्त की परिधि की बात हो गई। अब देखो त्रिज्या की बात आई वापस, पाई गुणा व्यास। और व्यास क्या होता है 2 गुणा r, यानी त्रिज्या को 2 से गुणा करवा दिया तो क्या बन गया व्यास बन गया। तो इस सूत्र को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं और वो क्या होता है कि पाई गुणा व्यास ये होती है वर्त की परिधि। और व्यास का मतलब क्या होता है 2 गुणा r, इसका मतलब निकल के क्या आता है 2 पाई r। ठीक है, बस हमने रट रखा है वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। वैसे ओरिजिनल होता है ये है पाई गुणा व्यास। पाई का मतलब पूरा सर्कुलेशन का कैलकुलेशन काट के पाई का मान निकाला गया है 22/7। और व्यास का मतलब क्या हो गया इस केंद्र से गुजर कर इस वर्त के दोनों कोरों तक मिलने वाली रेखा, इनका मिश्रण क्या है इसकी परिधि है। ठीक है, अब इसके बाद में है अगला पॉइंट चाप। चाप क्या होता है देखो वर्त की परिधि का कोई अंश या भाग। मतलब कहने का मतलब क्या देखो, अब जैसे यहाँ नाम तो सुना होगा चाप काटो, प्रकार की सहायता से चाप काटिए। ठीक है, जैसे इस परिधि पे ए और बी देखो 2 चाप काटे हुए हैं। इस चाप वाले इस भाग को क्या बोला जाता है मित्रों चाप कहा जाता है। क्या बोला जाता है चाप बोला जाता है। परिभाषा में देख लो वर्त की परिधि का कोई अंश या भाग कोई टुकड़ा वर्त का चाप कहलाता है। चित्र में परिधि का भाग ए बी वर्त का क्या है एक चाप है। चलो फिर आगे, चाप के बाद में होती है मित्रों जीवा, इंग्लिश में बोला जाता है चोर्ड, CHORD। ठीक है, जीवा। अब देखो क्या होगी ये वर्त है, इस वर्त के अंदर व्यास बनाया हुआ है, ये मूल बिंदु रहा। किसी भी कोने को वर्त के किसी भी कोने को इस प्रकार से ये काटने वाली रेखा जो वर्त की परिधि से ढका हुआ हो, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है जीवा कहलाती है। यानी जो ए और बी ये रेखा है ये क्या होती है वर्त की जीवा होती है। ठीक है, अब परिभाषा में देख लो वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है जीवा कहलाती है। अब ध्यान रखें जो ये व्यास है ये भी एक जीवा होती है। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है मित्रों, यही बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर आपको आगे 2 या 3 प्रश्न करने को मिलेंगे कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वर्त का व्यास होती है। आगे शायद लिखा भी होगा, चलो फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चित्र ए बी व बी सी में 2 जीवाएं हैं, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वर्त का व्यास कहते हैं। ये देखो ठीक है, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा ये अंडरलाइन करके ये नोट बिल्कुल कर लें मित्रों। ये वाली लाइन अगर आपको प्रश्न में नहीं देखने को मिले तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा व्यास, और व्यास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास ही होता है। महत्वपूर्ण बिंदु लगा के लिख लें। और ये वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है। अधिकतम मतलब सबसे लंबी यही होती है, इसलिए ही तो कहा गया है कि सबसे बड़ी जीवा क्या है व्यास। ठीक है, नोट करें। अब देखो जो प्रश्नावलियां बची है हमारे वो सिर्फ थ्योरिकली हैं। थ्योरी पढ़े बिना इस प्रश्नावली के सवाल है वो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। अरे तो मोटो राजस्थान को इतिहास पढ़ना हाँ आ तो छोटी सी थ्योरी है 2 पेजा की।
उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या, अगले पेज पे चलते हैं। फिर एक थ्योरी की बात है। उस वर्त की जीवा के बाद में आता है मित्रों वर्तखंड। क्या है? वर्तखंड। क्या होता है देखो, वो साथ में चित्र भी ले लें। ये रहा। अगर किसी वर्त में उसके मूल बिंदु से दो निकली हुई रेखाखंड से बनी जो आकृति क्या हो जाती है? वृत्तखंड हो जाती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु, एक दीर्घ। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जो छोटा भाग बनता है वो तो हो जाता है लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ वृत्तखंड। तो चलो परिभाषा में देखें। वर्त की जीवा संपूर्ण वर्त को दो भागों में या दो खंडों में विभाजित करती है। ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। प्रत्येक खंड को वर्तखंड कहते हैं, यानी जो टुकड़े बनते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्तखंड। नाम से ही पता चल रहा है, वर्त, जो वर्त था उसके खंड यानी टुकड़े हो गए। छोटे खंड को लघु वर्तखंड और बड़े वर्त को क्या बोला जाता है? दीर्घ वर्तखंड, जो मैंने अभी बताया था आपको। वर्त का व्यास वर्त को दो समान भागों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक खंड को अर्धवर्त कहते हैं। यानी व्यास जब वर्त के टुकड़े करती है तो वो बराबर दो भागों में बंटता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? अर्धवर्त। अर्ध का मतलब आधा वर्त। आधा वर्त अलग हो गया, आधा अलग हो गया। ठीक है। वर्तखंड के बाद में आता है मित्रों तिर्य खंड। देखो इस चीज का ध्यान रखना, आकृति से देख लें, साथ में आकृति भी बना लें। देखो यहाँ नीचे ये जो भाग बचा हुआ है ना, ये वर्त का भाग इसीलिए बचता है क्योंकि आपको पता है वर्त एक गोलाकार आकृति है, और जब इन रेखाओं को आपस में मिलाया जाता है तो कुछ ना कुछ नीचे का अंश बच जाता है। तो ये चीज तो हुई वर्तखंड। अब लेकिन जब बात आएगी तिर्य खंड, तो तिर्य खंड में ध्यान रखना, जो ये देखो इस आकृति में देखो, ये रहा। देखो नीचे का कोई भी भाग शेष नहीं है, सीधे के सीधे क्या है? वर्त की परिधि से ही सटा हुआ है। कहने का मतलब एक टाइप से क्या बन जाता है? शंकु का टाइप का बन जाता है। अगर आप ये चीज कर लो, देखो बन गया ना। बस इस चीज का ध्यान रखना, एक तो वर्तखंड और तिर्य खंड में। यह तो हुआ तिर्य खंड और ये क्या है? वर्तखंड। परिभाषा में देखो, वर्त की दो त्रिज्याएं वर्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को तिर्य खंड कहा जाता है। अब देखो मूल बिंदु ओ यानी केंद्र से निकली ये दोनों क्या हो गई? त्रिज्या ही हो गई। इसी से ये ढकी हुई जो परिधि और इन त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तिर्य खंड। प्रत्येक भाग को तिर्य खंड कहते हैं। चित्र में छायांकित भाग जो दे रखा है उसको तिर्य खंड और दीर्घ तिर्य खंड, यानी ये तो हो गया छोटे वाला, और जो ऊपर बचा है वो क्या हो गया? बड़े वाला, वो दीर्घ हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट है मित्रों संकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय कहने का मतलब एक वर्त के अंदर दूसरा वर्त बनाया जाए, दूसरे के अंदर तीसरा, वो एक कभी ना टच करें, कभी ना टच करें। इसका मतलब देखो इस आकृति में तीन वर्त बनाए हैं, लेकिन तीनों में से एक दूसरे को कोई भी नहीं छू रहा है। इस चीज का ध्यान रखें, यही है सकेंद्रीय वर्त, जिनका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। नाम से ही पता चल रहा है सकेंद्र। स का मतलब सभी का केंद्र एक ही होगा, लेकिन वो तीनों वर्त आपस में एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करेंगे। क्या है? देखो ऐसे वर्त जिनके केंद्र बिंदु तो एक ही हो किंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो। ठीक है, अपने आप ही होगी, क्योंकि एक दूसरे को जब टच ही नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, जैसे इस मूल बिंदु से मैं इसकी त्रिज्या बनाऊं तो इतनी बनेगी, अगले वाले की क्या हो जाएगी? यहाँ तक होगी, और उससे अगले वाले की यहाँ तक। बराबर कैसे होगी? ठीक है, और ये एक दूसरे को जब टच भी नहीं करेंगे तो त्रिज्या अपने आप बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे वर्त जिनके केंद्र बिंदु तो एक ही हो किंतु त्रिज्या क्या हो? अलग अलग हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सकेंद्रीय वर्त की विशेषता क्या विशेषता है? अब ध्यान रखना, यही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सकेंद्रीय वर्त की विशेषता, पहला पॉइंट है
सकेंद्रीय वर्त कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अभी आपको पता है। वर्त कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इसका मतलब स्पर्श नहीं होता। दूसरा पॉइंट, सकेंद्रीय वर्तों की कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। उभयनिष्ठ का मतलब वही बात हो गई जब उन त्रिज्याओं की बात करेंगे जो भी ऊपर हमने पढ़ा है, देखो ये वाली, कि इसकी और इन तीनों की जो लंबाई है वो क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। इसलिए कॉमन रेखा भी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि बराबर नाप का होगा ही नहीं, तो कॉमन उभयनिष्ठ वैसे भी नहीं होगा। अगला तीसरा पॉइंट है, बड़ी त्रिज्या वाला सकेंद्रीय वर्त छोटी त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वर्त के बाहर स्थित होता है, तथा छोटी त्रिज्या वाला वर्त बड़ी त्रिज्या वाले वर्त के अंदर स्थित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला, अब जैसे ये छोटी त्रिज्या वाला है, ये बड़ी त्रिज्या वाले के अंदर है, फिर उससे बड़ी वाला उससे बाहर है, लेकिन वो उसके अंदर है। अगला पॉइंट, तो तीन ही पॉइंट है, आगे एक छोटा सा फिर टॉपिक, वो क्या है, वर्त संबंधी महत्वपूर्ण कुछ परिणाम या गुणधर्म है, और इन गुणधर्मों के हिसाब से इस प्रश्नावली के जो भी सवाल बचेंगे वो इन गुणधर्म के हिसाब से ही होंगे, तो ध्यान रखें और साथ साथ में नोट भी करते रहें। क्या है देखो, यदि किसी वर्त या सर्वांगसम वर्तों के दो चाप परस्पर सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं समान लंबाई की होती है। सर्वांगसम की बात करूं मित्रों, पहले प्लस पेज कर रहा हूं मैं, बात यूज करो नहीं, तो वर्त संबंधी महत्वपूर्ण परिणाम, उसका गुणधर्म पहला हमने पढ़ा कि यदि किसी वर्त या सर्वांगसम वर्तों के दो चाप परस्पर सर्वांगसम हो, ठीक है, यानी दोनों आपस में क्या हो, चाप बराबर हो, तो उनकी संगत जीवाएं समान लंबाई की होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मित्रों, यदि किसी वर्त या सर्वांगसम वर्तों की दो जीवाएं बराबर हो, दो क्या हो, जीवाएं बराबर हो, ये हमने पढ़ी थी जीवा क्या होती है, वो अगर दोनों बराबर हो तो उनके संगत चाप, जो चाप बनते हैं वो भी परस्पर क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, लिख लो दोनों नो पॉइंट। इनकी परिभाषाएं हमने पढ़ ली है, जीवा, चाप, संगत। उतार लिया, चलो आगे चलते हैं, आगे आगे आगे, ये आगे, ये लो, तो इससे जुड़े हुए सवाल आ गए। अब जो हमने पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ा था उसी का उदाहरण देके समझाया गया है। जैसे ये दो वर्त बने गए हैं और इन वर्त में क्या बना गया है, पहला पॉइंट क्या है, यदि पी क्यू सर्वांगसम है आर एस के, पी क्यू कौन सी है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस रहा, ये दोनों अगर सर्वांगसम हो तो पी क्यू किसके बराबर होगी, आर एस के बराबर होगी, जो कि दो क्या है, जीवा है। ठीक है, दूसरा बात, यदि जीवा पी क्यू बराबर आर एस है तो पी क्यू है वो आर एस की क्या होगी, सर्वांगसम होगी, यानी दोनों का क्या है, उल्टा और सुल्टा। अगर दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, मैंने कह दिया पी और क्यू अगर बराबर है आर और एस के, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम। और अगर दोनों सर्वांगसम है तो इनकी ये दोनों जीवाएं आपस में क्या होगी, बराबर। ठीक है, नोट करें, ये दोनों आकृतियां भी बना ले साथ में ताकि पता रहे।
कर लिया। चलो फिर आगे चलते हैं। वर्त के केंद्र से अगला पॉइंट, वर्त के केंद्र से जीवा पर, वर्त के, ये लो जूम होने के बाद में, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, देखो जो आकृति में दिया गया है, वर्त के केंद्र से जीवा, ये एक नीचे ए बी एक जीवा खींची गई है और इस जीवा पे क्या गया, एक लंब डाला गया। लंब का मतलब मूल बिंदु से एक रेखा खींची हुई है, जो कि इसको देखो यहाँ ये चिन्ह लगाया गया, कल हमने पढ़ा था। ये इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ये हमने कल बात की थी जब कल वाला चैप्टर क्लियर किया था। को समद्विभाजित करता है। अब ये जीवा क्या करती है, उस लंब के द्वारा दो टुकड़ों में आराम से आपस में बंट जाती है, इसलिए कहा जाता है यदि ओ पी पर लंब है ए बी, यानी ए बी पर लंब कौन है, ओ पी, तो ए पी और बी पी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये दो इस जीवा को बराबर भागों में बांटेगी, तो इसकी और इसकी लंबाई आपस में क्या हो जाएगी मित्रों, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे आपको प्रश्न में ये दिया जाए कि ये 3 सेंटीमीटर की है और फिर बताओ कि बी और पी का मान क्या होगा, तो वो मान क्या निकल के आएगा, 3 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा। और उसकी वजह क्या होती है, वजह है ये कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। ठीक है, हाँ तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, देखना जब आगे प्रश्न आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये इस गुणधर्म से आया है, यानी इस पॉइंट से आया है। ठीक है, आगे चलें। अगला पॉइंट है वर्त के केंद्र, वर्त का केंद्र O और जीवा के मध्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब। ये हमने अभी ऊपर जस्ट बात की है। यदि उपयुक्त चित्र में, यानी जो ऊपर वाला था उसी चित्र की बात हो रही है, में P A B का मध्य बिंदु है। अब देखो A और B का मध्य बिंदु क्या हो गया, P हो गया, तो OP लंब होगा AB पर। ये हमने अभी जस्ट बात की है, ये लो। फिर आगे चलो, अगला पॉइंट क्या है, देखो इन पॉइंटों को ही याद रखना और इनको महत्वपूर्ण बिंदु बना के लिखते रहो साथ साथ में। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वर्त गुजर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना कि 3 असंरेख, असंरेख का मतलब बिना सरेख, एक ही रेखा पे हुए, यानी तीनों की, जैसे मान लो ये और ये तीनों बिंदु हो गए। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, अलग असरेख, एक ही रेखा में सरेख नहीं हो, जैसे इस तरीके से नहीं हो, तो वो क्या होता, वर्त से गुजर सकता है। लेकिन ध्यान रखें केवल एक ही वर्त से गुजर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे वाला पॉइंट, दो वर्त यदि संपाती नहीं हो, एक दूसरे को दो से अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकते। ये अगला पॉइंट। उससे आगे चलते हैं। वर्त की समान लंबाई की जीवा सदैव वर्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये हमने अभी बात की थी पीछे, जब मैंने बताया था कि जीवा क्या होती है, उस टाइम बताया था कि वर्त की समान लंबाई की जीवाएं सदैव वर्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, यानी कि दूरी उनकी क्या होगी, बराबर होगी। अगला पॉइंट, के केंद्र से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती है। आगे अगला पॉइंट है, वर्त की किन्हीं दो जीवों में से वह जीवा जो केंद्र के निकट होती है, यानी सेंटर मूल बिंदु के करीब हो, वो बड़ी होती है, तथा जो जीवा के केंद्र से दूर होती है वह क्या होती है, छोटी है। और सीधी सी बात है, मूल बिंदु के जितना करीब होगी, निकट होगी, वो बड़ी होगी वैसे ही, और जो उस जीवा केंद्र से दूर चली जाएगी तो वह क्या होती है, छोटी। क्योंकि सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यासी होती है, और वो मूल बिंदु से होकर ही गुजरती है। तो जितना करीब होगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी दूर होगी उतना ही क्या होगा, छोटी होगी। अगला पॉइंट, अगला है, वर्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। अब यह भी ध्यान रखें, समान जीवाएं यानी जो दो समान जीवाएं हैं उनकी अगर लंबाइयां बराबर है, वो केंद्र पर कोण भी क्या करती है, समान बनाती हैं।
यानी दोनों, अगर दो कोण बनाएगी तो दोनों कोण का मान क्या होगा, समान बराबर होगा। अगला पॉइंट, वर्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं समान लंबाई की होती हैं, ये अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है। उसके बाद में वर्त के किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। दुगुना कहने का मतलब देखो, यहाँ आकृति दो और इस आकृति में जैसे मान लो यहाँ कोई कोण है, जैसे मान लो कोण थीटा ही है, ठीक है। थीटा का मतलब ही क्या है, कोण है। अगर आपको कहा जाए कि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, ठीक है। अब ये वाले कोण की बात करूं मित्रों तो ध्यान रखें, यहाँ आपको जैसे ये दे दिया थीटा, कोण क्या है, कोण ए ओ बी, यही दिया हुआ है। देखो ए ओ बी, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है थीटा। और आपको क्या कह रहा है, ये कोण निकालना है, तो ए सी बी आपको निकालना है। जब आपको ए और बी कोण निकालना है तब क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक। यानी ये कोण जब निकालोगे तो इस कोण का क्या होगा, आधा, यानी इस थीटा का आधा क्या निकल के आएगा, ये ऊपर वाला कोण। बस इसी चीज को ये थ्योरी में समझाया गया है। क्या है, एक बार फिर पढ़ लो, वर्त के किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये वर्त का केंद्र रहा, इस पे ये जो बना हुआ ये कोण, उसी चाप द्वारा वर्त के शेष भाग के बिंदु पर अंतरित कोण, ये वाला कोण का दुगुना होता है। दुगुना कौन होता है, ये सेंटर वाला। और अभी जो पीछे पढ़ा था हमने कि जितना मूल बिंदु यानी केंद्र के करीब होगा उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना ही दूर चलता जाएगा यानी वर्त की परिधि के करीब पहुंचता जाएगा उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। बस वही कहानी हो गई। ये कोण क्या होता है, इस कोण का आधा होता है, या ये कह सकते हो इस कोण का दुगुना क्या होगा, ये कोण, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला ये रहा, जो मैंने आपको बताया था वही चीज लिखी हुई है कि वो कोण ओ बी बराबर क्या होगा, उसका दो गुना। एक चीज तो ये हो गई। और या दूसरा टाइप क्या हो गया, ए सी बी बराबर 1/2 ए ओ बी। यानी अगर इसको दुगुना करोगे इधर आके वापस किस में लगेगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा 1/2। इसका ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपको लगभग अगर एग्जाम में देखने को मिले इस प्रश्नावली से तो बिल्कुल इसी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, आधा होता है। जस्ट अभी बात की थी, इसका दुगुना की बात थी, तो वो वापस उल्टे में क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है मित्रों, वर्त की एक ही जीवा द्वारा वर्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इस आकृति में बनाया गया है कि कोण ए सी बी, ए और सी और ये बी, और दूसरा कोण क्या है, ए डी और बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो इस आकृति में जैसे बना गया है कि अगर ए सी और बी, ठीक, ये वाला कोण, फिर ए डी बी, उन्हीं बिंदुओं पर ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बस इसी चीज को थ्योरी में लिखा गया। अगला पॉइंट मित्रों, अगला पॉइंट क्या है, देखो अर्धवर्त का कोण समकोण होता है भाई, इस चीज का ध्यान रखें। अर्धवर्त का कोण, अर्धवर्त का मतलब आधे वर्त का जो भाग टुकड़ा है वहां जब कोण बनता है वो कोण क्या बनता है, समकोण बनता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखें। देखो कोण ए डी बी, ए डी और बी, अब ये जो कोण बना है ये कोण किस डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। जब ये 90 डिग्री का बना है तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कहाँ से बने, जब वर्त के व्यास से, व्यास के दोनों सिरों से जब ये कोण बने,
और अगर वर्त का व्यास की सिरे की बात ना हो तो अर्धवर्त का कोण, अर्धवर्त का मतलब क्या हो गया, आधा, और आधा कौन करता है वर्त को, जीवा करती है, और जीवा सबसे लंबी कौन सी है, व्यास। ठीक है, चलो फिर अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है मित्रों, ये वाला, किसी वर्त के लघु चाप द्वारा इसके एकांतर खंड में अंतरित कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, अब देखो पिछली प्रश्नावली से संबंधित बातें वापस आ रही है। बात आ गई न्यून कोण की। न्यून कोण का मतलब जो समकोण से छोटा हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण क्या होता है, न्यून कोण बनेगा जब वर्त के लघु चाप द्वारा इसके एकांतर यानी बराबर एक रूप से क्या होते हैं, खंड होते हैं। कैसे, देखो जब ये आकृति में बनाई गई है, ये लो, अब देखो इसमें दो कोण बने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इसी चीज को थ्योरी में लिखा हुआ है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री यानी समकोण से छोटे ही होंगे, कभी भी बड़े नहीं हो सकते। अब अगला पॉइंट क्या है, किसी वर्त के चापों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उन चापों की लंबाई के अनुपात में होता है। किसमें होता है, उनकी लंबाई के अनुपात में। कब होता है, जब वर्त के द्वारा केंद्र पर कोण यानी सेंटर मूल बिंदु पर जब कोण की आकृति बनवाई जाए। अगला पॉइंट, हाँ जो मेन बातें मैंने आपको बताएं वही काम के हैं, बाकी थ्योरी है, पढ़नी है केवल। अगला क्या है, दी गई परिमिति वर्त का सर्वाधिक होता है, वर्ग का उस कम, आयत का क्षेत्रफल तीनों में सबसे कम होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी उस वर्त के अंदर वो आयत बने उसका क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये सबको पता होगा। लंबाई को L बोला जाता है, चौड़ाई को B बोला जाता है। आयत के क्षेत्रफल की बात हो गई। अब आयत के क्षेत्रफल के आगे की बात देखते हैं कि तीनों में सबसे कम होता है। अगला पॉइंट है वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि हमने पढ़ ली 2πr, वह त्रिज्या में सदैव 2π का अनुपात होता है। अब अनुपात अपने आप ही होता है, दोनों में यूज क्या होता है, 2π। फिर क्या बात हो रही है, परिधि त्रिज्या की 2π गुणा होती है, ये त्रिज्या की अपने आप दुगुनी वैसे ही होती है। वर्त का क्षेत्रफल की बात करें, देखो अब परिधि तो हमने पढ़ी थी 2πr, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है मित्रों, πr स्क्वायर, यानी त्रिज्या को दोनों रूप में लेना है जो व्यास होती है। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल सदैव उसकी त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या का वर्ग यानी उस त्रिज्या का दोनों रूप, यानी व्यास के जो टुकड़े होते हैं दोनों वो वाले, उनका पाई के साथ गुणांक करवा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वर्त का क्षेत्रफल बन जाता है, और वो क्या हो जाता है, πr स्क्वायर, यानी त्रिज्या का डबल रूप गुणा में, और साथ में क्या हो, पाई, वो क्या हो गया, वर्त का क्षेत्रफल। अब उदाहरण के तौर पर देखो जो पहला सवाल दिया गया है, क्या सवाल है, देखो एक वर्त आपके सामने बनाया गया है और इसके ऊपर दो जीवाएं खींची हुई है, एक तो डी और एक सी, और नीचे दे रखी है ए और बी, और जो मूल बिंदु है वो क्या है, ओ। केंद्र दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी जो जीवा है वो समांतर है किसके, डी और सी के, ये दोनों समांतर हैं आपस में, बराबर है। आगे कह रखा है तथा ए बी 5 सेंटीमीटर हो, ए और बी कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सी डी की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जीवाएं क्या होगी, समान होगी। और क्यों होगी, देखो गुणधर्म 1 से, जो हमने गुणधर्म 1 पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, वर्त की वो दोनों जीवाएं जो केंद्र से सटा के अलग अलग वर्त की परिधि पे टकराती है, उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब लंबाई समान है, इसका मतलब कहने का क्या हो गया, जब ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे। अब ये तो उदाहरण हो गए,
अब बात करते हैं, देखो दूसरे में पाइथागोरस त्रिक का नाम लिया गया है। अब जब नाम लिया गया है तो इसको क्लियर भी करें। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है मित्रों? पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि जब भी त्रिभुज की बात होती है, वैसे तो ये चीजें त्रिभुज में लागू होती है, लेकिन वर्त के अंदर भी जब जीवाएं त्रिज्या व्यास इनसे सटा के जब चाप खींचे जाते हैं तो क्या बन जाती है? आकृति आयत भी बन जाती है, त्रिभुज भी बन जाती है। इसलिए और इस वर्त के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय का चैप्टर है वो वर्त वैसे तो त्रिभुज की चैप्टर का है, लेकिन इसके अंदर हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा ताकि क्या हो, पाइथागोरस आपके समझ में आ जाए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मित्रों? पेज प्लस कर रहा हूं मैं, ये लो। ये लो, ठीक है। इसका ये मूल बिंदु केंद्र जिसका नाम क्या है? ओ है। इस पे ये त्रिज्या है आर। और जब आपको कह दिया कि इस दूसरी त्रिज्या से सटा हुआ एक ऐसा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब ध्यान रखें मित्रों, जब पाइथागोरस प्रमेय की बात आए, क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस त्रिक भी होता है, ये भी ध्यान रखें। वो त्रिक अलग होता है, उसमें 3 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, 2 अमर 3 अमर, वो अलग प्रश्नावली है, छोटी क्लासों में देखने को मिलेगी आपको, 7वीं 8वीं। लेकिन यहाँ हम देखें पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय में 3 नाम है मित्रों। एक तो है कर्ण। कर्ण अर्जुन महाभारत वाला नहीं है, ध्यान रखें। कर्ण, आधार और लंब। अब ये 3 चीजें जब क्लियर करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय भी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। और क्लियर होगी त्रिभुज के हिसाब से। ध्यान रखें, जब वर्त के अंदर की बात करें तो मूल बिंदु से जो त्रिज्या निकलती है वो त्रिज्या क्या होती है? आधार होती है। और वैसे आधार की बात करें त्रिभुज में तो जो समतल रेखा के नीचे पड़ी हुई रेखा होती है, लाइन होती है, वो क्या होती है? उसका आधार होती है। ठीक है, ये हुई बात आधार की। लंब की बात करें तो अब लंब की बात तो आप अपने आप समझ गए होंगे। उससे जो पड़ी हुई आधार की जो दोनों कोणे हैं, यानी 2 बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं से जो खींची जाने वाली लाइन है कोण के रूप में, वो क्या होती है? उस पर लंब होती है। और कर्ण की बात करें तो जो कोण बनता है लंब के साथ, उसके सामने वाली रेखा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा होती है। यानी जब इन 3 रेखाओं की बात करें, आधार लंब और कर्ण, तो सबसे लंबी कौन होती है? कर्ण होती है। अब देखो इसी डायग्राम के हिसाब से समझे हम, यही बना हुआ था, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन बनता है? बन गया। ये जो पड़ी रेखा है ये तो क्या हो गई? आधार। और आधार को आप ए लिख सकते हो, ए का मतलब हो गया आधार, ठीक है। ये हो गया लंब, बना कौन? और इसके कोण से बनी हुई सीधी रेखा। लंब, लंब को आप क्या लिख सकते हो? एल लिख सकते हो। और इस कोण के सामने वाली रेखा ये वाली, ये क्या होती है मित्रों? कर्ण होती है। और इस कर्ण को किससे लिखा जाता है? के से अंकित किया जाता है। तो कर्ण को आप के लिख सकते हो, आधार को ए लिख सकते हो, और लंब को क्या लिख सकते हो? एल लिख सकते हो। अब इन चीजों का कि कर्ण का जब स्क्वायर करते हैं, यानी कर्ण का वर्ग किया जाता है, तो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। और यही चीज क्या है मित्रों? पाइथागोरस प्रमेय है कि जब कर्ण का आप 2 गुना यानी वर्ग करते हो, 2 गुना नहीं, वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, तो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। अब इससे 3 सूत्र आप बना सकते हो, नोट करने के लिए लिख लें। जब आधार की बात आएगी तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी एक ही सूत्र से बनते हैं, ये ध्यान रखना। ये आधार है, ये प्लस का इधर आके किसका हो गया?
माइनस का हो गया, और एक बचा कोण लंब, तो लंब स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये लो, नोट कर लें, ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रश्नावली के जो सवाल है वो करेंगे हम अगले पीरियड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।